टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, इस बार चूंकि अब कई लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा निगाहें अब किस बात पर टिकी रहती है फाइल करने के बाद? बिल्कुल, रिफंड कब आएगा? रिफंड कब आएगा? तो बिल्कुल, अगर आपको अब तक नहीं रिफंड आया है तो हम शो में बताएं कि इसके लिए क्या कुछ खास करने की जरूरत है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आईटी नोटिस का नहीं दिया समय पर जवाब तो लग सकता है 200% तक का जुर्माना, और एनआरई अकाउंट से किए गए निवेश पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। और जैसा कि गौरी ने सबसे शुरू में कहा कि जो आईटीआर फाइल कर चुके हैं रिफंड के इंतजार में रहते हैं। हालांकि इनकम टैक्स विभाग का दावा है कि हम लोग पिछले साल के मुकाबले 70% ज़्यादा रिफंड अब तक कर चुके हैं, मतलब पिछले महीने तक का डेटा दिया था उन्होंने। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिनके पास रिफंड नहीं आया है। तो पहला सवाल तो है कि रिफंड नहीं आने के पीछे वजह क्या हो सकती है, क्योंकि अब सब कुछ तो ऑटोमेटेड है। जी लक्ष्मण, देखिए जो रिफ़ंड है अब उसको रिलीज़ करने का जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट कर दिया है। देखा गया है कि 30 डेज से 45 डेज के बीच में, या कई लोगों का तो 4-5 दिन में भी रिफ़ंड आ जाता है। तो बहुत जल्दी रिफ़ंड आ जाता है अब पिछले सालों के मुकाबले अगर हम देखें तो। अगर आपका रिफ़ंड नहीं आया है तो कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हुई है उसका, क्योंकि आपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है। क्योंकि जब तक आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी बैंक वैलिडेशन फेल हो गई है, यानी कि आपका बैंक वैलिडेटेड नहीं है। तो वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप अपने बैंक को वैलिडेट कर सकते हैं और उसके बाद रिफंड आपका आ जाएगा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि रिफंड ना देके गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको हम रिफंड नहीं दे रहे, जबकि हम आपके ऊपर डिमांड रेज कर रहे हैं। क्योंकि आपने जो अपनी रिटर्न दी है, अपनी रिटर्न जो जमा की है, उसके हिसाब से हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से आपका डिमांड बनती है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि पिछले कुछ सालों की डिमांड आपकी अनपेड थी, जो आपने पे नहीं की, इस साल का रिफंड बन रहा था, तो जो डिपार्टमेंट है उसने इस साल के रिफंड को पिछले सालों की डिमांड से एडजस्ट कर दिया और आपका इस साल का रिफंड नहीं आया। तो आपको पोर्टल पे जाके देखना होगा कि क्या कारण है कि आपका रिफंड नहीं आया। तो मान लीजिए रिफंड अब तक नहीं आया, पोर्टल पे जाकर देखें, लगता है कोई गड़बड़ी हमने कर दी है, तो फिर उसको क्या तरीका है कि सुधार सकते हैं, कोई उपाय है? देखिए, अगर आपका रिफंड फेल हो गया, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने गलत डाली थी, इस वजह से आपका रिफंड जो है वो फेल हो गया, तो आप पोर्टल पे जाके रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जिसमें आप सही जानकारी दें अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स की, और आपका जो रिफंड है वो री इशू हो जाएगा और आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। तो बिल्कुल, अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया है तो जैसा कि गौरी ने बताया, आप जाके पोर्टल पे देख भी सकते हैं, और अगर कोई गलती हुई तो उसे सुधारने का भी आपको मौका है, और उस तरीके को अपनाकर अपना रिफंड जल्दी आप पा सकते हैं। लेकिन रिफंड मिलना मुझे लगता है काफ़ी आसान होगा। रिफंड की शिकायतें जो पहले हुआ करती थी, बिल्कुल काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल आया है जलगांव से अविनाश पाटिल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं क्या उलझन है? सर, मैंने गलत पैन डाला था, इसकी वजह से मेरा 16,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट मिसमैच हुआ था। तो उन्होंने उतना अमाउंट काट के मुझे रिफंड कर दिया है जो बैलेंस था। हाँ। तो उसके लिए मैंने रेक्टिफिकेशन विंडो में जाकर रिक्वेस्ट डालने का ट्राई किया, लेकिन उस पे टीडीएस मिसमैच क्रेडिट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा। तो बाद में मैंने ग्रीवेंस भी डाला कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने स्टीरियोटाइप रिप्लाई दे दिया कि रेक्टिफिकेशन विंडो में जाइए, ऐसा करिए वैसा करिए, और योर ग्रीवेंस इज रिजॉल्व करके। तो मैंने उसके बाद फिर से ग्रीवेंस डाला, वो सीपीसी अदर सेक्शन में डाला, और वही लिखा कि मैं रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी 5-6 दिन हो गए, उस पर उनका कोई रिप्लाई नहीं है। हालांकि मेरा 16,000 का अमाउंट 26AS में क्लियर दिख रहा है, राइट हैंड के नंबर के अंडर। तो 26AS में क्लियर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपने दोबारा क्लेम किया था उसको अब तक एक्सेप्ट नहीं किया आपने। हालांकि अपील की थी इनकम टैक्स विभाग को, अब इनके पास कोई रास्ता है? बिल्कुल लक्ष्मण, एक इनकम टैक्स पोर्टल पे एक
ऑप्शन होता है टैक्स क्रेडिट मिसमैच का, आप उस पे जाइए और उस पे अपनी डिटेल्स डालिए। उसके बाद जो है आपका जो डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करेगा कि आपने जो टैन नंबर है वो गलत डाला था, इस वजह से आपका रिफंड 16,000 रुपये कम आया है। तो टैक्स क्रेडिट मिसमैच का ऑप्शन है, उस पे जाइए और उससे आप अपना रिफंड ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नई दिल्ली से अनिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी नमस्कार। लक्ष्मी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर। बताइए क्या इनकम टैक्स में कहाँ दिक्कत आ रही है? सर मेरा सवाल लेने के लिए धन्यवाद। मेरे मित्र के लिए सवाल है ये, उन्होंने असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल कर दी थी ड्यू डेट पे। अच्छा, और वो प्रोसेस भी हो गई थी, न्यू डिजाइन में उन्होंने फाइल की थी रिटर्न ये। ठीक है। उसके बाद 30 मार्च 2022 को उनके पास मेल आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसमें ई कैंपेन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन लिखी हुई थी। अच्छा। और वो उन्होंने 53,000 रुपये की कोई ट्रांजेक्शन उसमें दिखाई हुई थी कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई थी। अब हुआ यह था कि रिटर्न फाइल करते वक्त सैलरी तो जो डिपार्टमेंट से टैक्स कट रहा न्यू डिजाइन में और कुछ सेविंग वगैरह थी नहीं थी, नॉर्मल थी, तो फाइल कर दी थी। ये 53,000 रुपये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था अकाउंट, जो हम उसमें इंक्लूड करना भूल गए थे रिटर्न के अंदर। 53,000 रुपये का इंटरेस्ट। ठीक है। तो नोटिस 30 मार्च को आया, हमने फिर 5 या 6 अप्रैल को जो है 10,000 रुपये 80 TTA का लेस कर 53,000 में से 43,000 रुपये जो टैक्स बनता था 13,000 रुपये वो हमने जमा करा दिया सेल्फ असेसमेंट का टैक्स कर। अब आगे हमें क्या करना, दोबारा इसकी कोई रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होगी या क्या करना? किसी ने बताया कि वो आपको पोर्टल पर जाके उनकी जो है ओके करना है, तो जो AIS में जहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट करने का, तो वहाँ हमने एग्री भी कर दिया कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन ठीक है, हमारी है, हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है इस पर और हम एग्री करते हैं। ठीक है। लेकिन अब हमारा मतलब इसमें दोबारा रिटर्न फाइल करनी होगी या कैसे क्या करना होगा, कैसे? बिल्कुल आपकी इस दुविधा को अनिल जी हम लोग दूर करेंगे। और गौरी, इन्होंने जो अब तक प्रक्रिया अपनाया है क्या सही था या फिर वहाँ की गड़बड़ी की? बिल्कुल ठीक किया है लक्ष्मण, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो टैक्स आपका बकाया था वो आपने जमा करा दिया, तो पोर्टल में एक ऑप्शन जहाँ पे ई कैंपेन में जहाँ आप बात कर रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन आती है जहाँ पे आपने अग्री कर दिया। तो अग्री करने के बाद वो आपसे पूछता है आगे की डिटेल्स कि आप टैक्स जमा करा रहे हैं, कितना टैक्स, चालान नंबर वगैरह सारी डिटेल्स होती हैं। वहाँ पे जाके वो डिटेल्स आप डाल दीजिए और आपको उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर डिमांड रेज करी, आपने वो डिमांड को अग्री किया, आपने उसको पे कर दिया। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न को रिवाइज करना या रिवाइज का तो अब आपका वैसे टाइम भी निकल चुका है, बट जो भी आप ऑप्शंस बोल रहे हैं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पे कर दिया और ये जो मामला है वो यहीं ख़त्म हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं धीरज जी का। ये धीरज रंजन है दिल्ली से, जो दरअसल ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजे हैं। ये फ़ोन कॉल पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरज रंजन जी। मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे फॉर्म 16 लेट दिया। अच्छा। जो भी हो, क्योंकि हम लोग ड्यूटी दूर करते हैं, हमारे टाइम से पहुंच नहीं पाया, तो अब मुझे वो लेट रिसीव हुआ, इसका मुझे अब वो डेडलाइन निकल गई जो ITR भरना था। अब कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हम अपना उसको उस चीज को हम एग्जाम्प्ट कराएं कि मुझे ना देना पड़े पैसा, जो 5,000 का पेनल्टी लग रहा है। तो उसके लिए फिर क्या उपाय है? इनका तो बड़ा जेन्युइन रीजन है, फॉर्म 16 लेट से आया। जेन्युइन रीजन है लक्ष्मण, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर फॉर्म 16 लेट मिला या नहीं मिला, तो वैसे तो जो एम्प्लॉयर है उसकी ड्यूटी बनती है कि आपको फॉर्म 16 टाइम से दे, तो आप एम्प्लॉयर से लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, उनको लॉ के सेक्शन दिखा सकते हैं कि ये लिखा है लॉ में कि आपको टाइम से फॉर्म 16 देना है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी नहीं मिला तो आप सरकार को ये नहीं बोल सकते कि आपको क्योंकि फॉर्म 16 नहीं मिला तो आपकी पेनल्टी माफ कर दे। तो आपको अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले ही भरनी थी, चाहे बिना फॉर्म 16 के आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, 26AS और AIS के बलबूते पे आप अपनी रिटर्न भर देते। लेकिन आपने क्योंकि रिटर्न नहीं भरी तब ड्यू डेट के अंदर, तो अब आपको लेट फी जो 5,000 की है वो देनी होगी। आप ये भी कर सकते थे कि आप तब रिटर्न भर देते, कोई गलती हो जाती तो उसको बाद में रिवाइज कर देते, तो आप पेनल्टी से बच जाते। लेकिन आपने रिटर्न क्योंकि भरी ही नहीं है, तो अब आपको पेनल्टी के साथ ही उसको भरना होगा। तो धीरज जी, बड़ा दुख हो रहा है कि अब आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। हालांकि एक बात यह है कि इससे एक सबक आपको मिल गया ज़रूर कि अगर फॉर्म 16 किसी वजह से नहीं भी मिल पाता है तो आप बगैर फॉर्म 16 के भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। मुझे याद है कि रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख थी, उससे पहले गौरी ने ही कई शो में बताया भी था कि बगैर फॉर्म 16 के भी कैसे आप ITR अपना फाइल कर सकते हैं। क्यों? तो ये दिक्कत हो सकती है। आप जिस तरह से दूर घर से रहते हैं, ऑफिस से
दूर रहते हैं, कई बार फॉर्म 16 नहीं भी आए, तो मुझे लगता है कि आगे से इसका ख्याल रखिएगा। और बड़ा दुख हो रहा है कि आप जैसे लोगों को फॉर्म 16 लेट से मिलने की वजह से पेनल्टी देनी पड़े, लेकिन जितना जल्दी हो भर लीजिए, उसी में भलाई यहाँ पे। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे घर के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग पर जो खर्च होता है, क्या उस पर भी आपको टैक्स छूट मिलेगी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफ़र भारत ने तय किया है इस पूरी टेलीकॉम रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882 में, ठीक 6 साल बाद, जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन को लॉन्च किया था। तो पहला सेंट्रल एक्सचेंज जो कि कलकत्ता बना था, उस समय सब्सक्राइबर महज 93 के आसपास पहुंचे थे। आते अब 1947 में, जब देश की कुल आबादी करीब 35 करोड़ थी और उसके सामने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। हम लोगों के सवाल लेंगे, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी कई सारे सवाल आते रहते हैं इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, तो मैं सोचता हूं कि सारे सवाल जिस मुद्दे पर केंद्रित रहते हैं उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक चर्चा कर ली जाए। एक मुद्दा जो उठता है गौरी बार बार कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, तो मुझे लगता है लोगों को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ गलती की है, कोई गलत जानकारी दे दी है जाने अनजाने में, तो हो सकता है नोटिस वगैरह आए, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि इनकम टैक्स विभाग से कोई चिट्ठी उट्ठी तो नहीं आ रही। क्यों? इसमें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ लक्ष्मण। इस साल जो देखने में आया है वो ये है कि अगर आपने अपने पिछले साल में कोई डिडक्शन कम क्लेम की थी या नहीं क्लेम की थी और इस साल आपने कोई डिडक्शन क्लेम की है या ज़्यादा क्लेम की है, तो आपको पोर्टल पे एक मैसेज आ रहा है कि आप अग्री करते हैं कि आपने ये डिमांड जो है वो सही पे की, जो आपने ये डिडक्शन सही क्लेम की है कि नहीं क्लेम की है। तो आपको उसमें येस और नो करना है। तो सपोज कीजिए पिछले साल आपने 80C 80D में कोई भी डिडक्शन नहीं ली थी और इस साल आपने 1.5 लाख की डिडक्शन ले ली। एक मिनट रोकूंगा, तो ये मैं देखूंगा कैसे कि मेरे पास आ रहा है मैसेज आएगा कि मुझे हमेशा पोर्टल पे जाके देखना होगा? पोर्टल पे जाके चेक करना होगा। आपका रिटर्न भर दिया तब भी आप बार-बार पोर्टल पे जाके चेक करते रहिए कि आपके पास कोई मैसेज वैसे टाइप से आया है या फिर आपका फॉर्म 16 से मिसमैच है, यानी कि फॉर्म 16 में कोई डिडक्शन नहीं आ रही है लेकिन आपने डिडक्शन क्लेम की है। तो ऐसे केसेस में ये मैसेज आ रहा है पोर्टल पे। तो मैसेज आए तो क्या करना चाहिए? तो आपको इस पे रिप्लाई करना है कि आप अग्री करते हैं कि ये डिडक्शन आपकी सही है अब या नहीं है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए और सही है तो आप येस कर दीजिए। अब आपने येस पे क्लिक कर दिया और ये डिडक्शन आपकी सही नहीं थी, यानी कि आपने ये जो क्लेम की है आपके पास इसके बिल्स नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, तो इस केस के ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है मिस रिपोर्टिंग की 200% की। और अगर आपकी कोई डिमांड आई है, यानी कि जैसे आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपने रिफंड बनाया था या आपने नो रिफंड नो डिमांड आपका था और आपके हिसाब से, लेकिन आपकी डिमांड आ गई, तो आपको वो डिमांड को विदिन 30 डेज पे करना है। और अगर आप इसको पे नहीं करते तो इसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह है कि इनकम टैक्स फाइल करने के बाद भी बिल्कुल निश्चिंत होकर नहीं बैठिए। मेरा तो यही मानना है, कुछ चीज़ें इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर जाके अपने ईमेल जो आपने दे रखा है इनकम टैक्स विभाग को, उसमें देखते रहिए कहीं कोई चिट्ठी, कोई नोटिस या फिर कोई ऐसे मैसेज तो नहीं है। जो मैसेज वाली बात हो, बिल्कुल नई बात बताए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा मैसेज भी आ रहा है लोगों को। नहीं, मैसेज नहीं आ रहा, मतलब मैसेज पोर्टल पे दिख रहा है। पोर्टल पे दिख रहा है। हाँ जी, तो बिल्कुल मैं भी नहीं देखा, मैं भी चेक करूँगा कि ऐसा मैसेज मेरे लिए आया कि नहीं आया। लेकिन आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, वरना फिर जैसा कि गौरी ने आपको डरा दिया है, अच्छा खासा जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। चलिए वापस चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर। अगला सवाल लेते हैं, ये संत कुमार जिंदल साहब हैं, गाजियाबाद से हैं। जिंदल साहब, क्या उलझन है आपकी?
संत कुमार जिंदल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जी बताएं, क्या सवाल है आपके पास? मेरे 2 सवाल हैं। जी। फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फेयर मार्केट रेट ऑन 31 जनवरी 18 इज टेकन और शेयर एक्वायर्ड अर्लियर. This has become 5 years old now and no indexation is allowed. For it, government may kindly be requested at your end. ठीक है, अगला। दूसरा सवाल है फॉर शेयर्स bought after 31st March 18, fair market value rate 31st January 18 cannot be taken. Such other indexation is allowed on shares purchased after बिल्कुल। 31st. अब आपका सवाल मैं समझ गया। दरअसल आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही थी, तो दर्शकों को बता दूं, चूंकि इस तरह के सवाल बाकी लोगों के भी हो सकते हैं। ये दरअसल पूछना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ सवाल है, और ये जो है 31 जनवरी 2018 के फेयर मार्केट रेट पे इन्होंने शेयर एक्वायर किया था, उससे पहले किया था। अब वो शेयर 5 साल पुराने हो चुके हैं, और इनका कहना है कि इसमें इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है, और इसमें क्या करना चाहिए? गौरी, पहला सवाल यही कहना पूछना चाह रहे थे। मैं भी थोड़ा इनका, और भी इनके कुछ सवाल थे जो मैं समझ पाई हूँ। मैं दोनों दो तीन चीजें इन्होंने पूछी है, मैं बता देती हूँ। तो पहले इस सबसे सवाल में पहले क्या तो कहना चाहिए? ये तो इन्होंने बोला कि 31 जनवरी 2018 से पहले जो आपने शेयर्स खरीदे हैं उसके इसमें आपको ग्रैंडफादरिंग मिलती है, इंडेक्सेशन इसमें नहीं मिलती। जैसे उन्होंने बोला कि मैं सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिले, वो रिक्वेस्ट हम भी करना चाहते हैं, लेकिन सरकार वो देगी नहीं, क्योंकि वो आपको ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट ऑलरेडी दे रही है। जो रिक्वेस्ट वाली बात तो आगे चल के, जो अभी नियम है उसी के तहत आपको रहना पड़ेगा। बिल्कुल। ग्रैंडफादरिंग का मतलब ये है कि अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं, तो आपको जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, या तो आपने जो शेयर्स खरीदे हैं उनकी वैल्यू, या 31 जनवरी 2018 की वैल्यू, जो भी ज़्यादा है हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको मान लेंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको 1 लाख का बेनिफिट मिलता है। 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर आपसे सरकार टैक्स नहीं लेती है। तो आपकी रिक्वेस्ट जायज़ है। आपको हम भी सरकार से कहते हैं कि आप इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट दीजिए, लेकिन फिलहाल जो कानून है उसके हिसाब से आपको चलना होगा। दूसरा आपने ये पूछा कि आपने 31 जनवरी 2018 के बाद जो शेयर्स खरीदे हैं उनमें क्या होगा। तो एक्चुअली उनमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिले, क्योंकि उनको नहीं मिलता, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, और ग्रैंडफादरिंग का भी नहीं मिलता, क्योंकि ग्रैंडफादरिंग की डेट जो है वो 31 जनवरी 2018 है। तो उसके बाद आपने मार्च अप्रैल में कोई शेयर्स खरीदे हैं तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं। चलते हैं मुंबई, जहां से मुकुंद ठक्कर जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मुकुंद जी नमस्कार। नमस्ते सर। बताएं, क्या सवाल आपके पास? सर मेरा एक सवाल है, मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, और मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, अच्छा, which can be paid for another next 15 years. अच्छा। I can pay up to next 15 years. अच्छा। बट मेरी इनकम खाली पेंशन के रूप में ही आएगी। हाँ। तो मैं चाहता था कि अगर ये इंस्टॉलमेंट, बाकी के जो 15 साल के इंस्टॉलमेंट है EMI, अगर मेरे बेटे भरते हैं, उनका टैक्सेबल इनकम है, तो क्या उनको टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है हाउसिंग लोन का? हालांकि अगले साल रिटायरमेंट है, अभी से आपको चिंता सताने लगे कैसे आगे मैनेज करें। खैर, लेकिन अच्छी बात है, फॉरवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए, और आपसे प्लान करना है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, आपसे प्लान करना चाहिए। आप मतलब मान के चल रहे हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि आपके बेटे इसकी EMI चुकाएं, तो क्या उनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काफ़ी अच्छा सवाल है। बिल्कुल लक्ष्मण, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है इनकम टैक्स एक्ट में हाउसिंग लोन के ऊपर, तो आपको उस प्रॉपर्टी का को ओनर होना है और साथ ही साथ को बोरोअर होना है। तो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ओनर भी आप हैं, बोरोअर भी आप हैं। तो अगर आपके बेटे उसको पे करेंगे तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी, आप पे करेंगे तो आपको ही डिडक्शन मिलेगी। या तो आप किसी तरह से ऐसा फ्रेमवर्क कर लीजिए कि उस प्रॉपर्टी के आपके बेटे को ओनर भी बन जाएं, और उस लोन में आप उनको ऐड करा लीजिए कि वो को बोरोअर भी बन जाएं, तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी। बट बिना इस चीज़ के उनको डिडक्शन नहीं लेनी चाहिए। चलिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अभी तक के हिसाब से तो जो आपके बेटे अगर EMI देते हैं तो उनको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगी। अगला सवाल लेते हैं, मथुरा से हैं दीपक कुमार जैन साहब। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम
घर में मेंटेनेंस जो होती है हाँ हाँ, उसका जो खर्चा होता है वो किस सेक्शन में उसको हम छूट ले सकते हैं? घर आपके नाम पे है? जी, आप रहते हैं उस घर में या आपने रेंट पे दिया हुआ है? फादर रहते हैं। नहीं, फादर रहते हैं, फादर भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ साथ में। अच्छा, आप ठीक खुद है। रहते हैं। और ये जो मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं वो आपने सब बैंक से चेक से पेमेंट किया हुआ है? जी नहीं, हाँ बैंक से पेमेंट किया हुआ है। हाँ, ठीक है। क्या कहेंगे गौरी इनको? देखिए, मैं आपको रेंट का भी बता देती हूँ। वैसे आपके केस में क्योंकि आपका ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, आपके फादर रहते हैं, आप रहते हैं, तो ये इसको कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इस केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, आप इसमें कुछ भी खर्चा करा लीजिए। अगर आप कोई रेनोवेशन ऐसी कराते हैं, जैसे आपने कोई फ्लोर एक्स्ट्रा बना लिया, कोई कमरा एक्स्ट्रा बना लिया, तो उसमें आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं इस अमाउंट को, और जब आप इसको बेचने जाएंगे तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि आपने ये खर्चा इस घर पे किया था। यहीं अगर इस घर पे हम बात करें कि आपने इस घर को रेंट पे दिया हुआ है, तो आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। यानी कि अगर आपको 10,000 का रेंट आ रहा है तो 3,000 उसमें से माइनस हो जाएंगे और आपको सिर्फ 7,000 के ऊपर टैक्स देना होगा। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती है। हाँ, अगर आप कोई हाउसिंग लोन आपका चल रहा है और आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा सेक्शन 24B में। लेकिन ऐसी कोई डिडक्शन 30% की जो लेट आउट के केस में मिलती है वो यहाँ इसमें पे नहीं नहीं मिलता। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे एनआरई अकाउंट से किए गए निवेश पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक पर। एक आवाज जो आजादी का अमृत मंथन, इंडिया एट 75, आजादी के शानदार 75 साल। और आज हम देखेंगे भारतीय बैंकिंग का हाल। जी हाँ, इन 75 सालों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की, वो कहां से कहां पहुंचा, ये पूरी कहानी आंकड़ों के जरिए अगर याद करें सन 1947 को, यानी हमारी आज़ादी के साल को, तो वहां पर कितने बैंक्स हमारे पास थे, किस तरह का बैंकिंग सिस्टम उस समय चलता था, उससे हमें समझ आएगा। 1947 में 97 शेड्यूल बैंक्स भारत में मौजूद थे। उसी तरह नॉन शेड्यूल बैंक्स की संख्या पर नजर डालें तो वो थी 557। इसके अलावा देश में कई कोऑपरेटिव बैंक्स भी थे जिनकी संख्या आज़ादी के वक्त थी 395, यानी 395। यानी ये आज से 75 साल पहले हमारी बैंकिंग की तस्वीर है। आइए अब देखते हैं कि आज यानी सन 2022 में हमारा बैंकिंग सिस्टम कहां पहुंचा है, कितनी तरक्की की है इसने और ये कितना विशाल हो गया है। आज सरकारी बैंकों की संख्या है 12 और प्राइवेट बैंक है हमारे पास 22। याद रखना होगा कि इस बीच बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, फिर एक बार प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ और ये नंबर हमारे सामने है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वो है 11 और पेमेंट बैंक जो कि एक नया फिनोमेना है वो है 4। रीजनल रूरल बैंक्स की संख्या है 43 यानी 43 और विदेशी बैंकों की संख्या है 46। तो ये है अभी के बैंकिंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अगला सवाल आया है जबलपुर से पंकज कुलकर्णी जी का। पंकज कुलकर्णी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं शायद। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया है। आपका शो हम रेगुलर देखते हैं, काफी अच्छी एडवाइस मिलती है। बिल्कुल देखते रहिए। और हमने कहा हमारी भी कुछ समस्या है तो आपसे सॉल्व करवा दें। बिल्कुल, आप समस्या बताइए, हम लोग सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे।
बिल्कुल जी। एक्चुअली मेरा बेटा अभी हाल फिलहाल में ही यूके गया हुआ है, वहाँ मतलब जॉब के लिए, ठीक है, मरीन जॉब के लिए। ठीक है, तो उसने HDFC बैंक में एनआरई अकाउंट खुलवाया है यहाँ पे। अच्छा, अभी एक्चुअली क्या हुआ कि उसका सेविंग अकाउंट SBI में है यहाँ पे पुराना, मतलब पहले, ये जॉब अभी अभी उसको लगा। ठीक है। तो क्या इस एनआरई अकाउंट से वो सेविंग अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? और एक्चुअली इन पैसों का हमें शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है कुल मिला के। ठीक है, तो क्या उसको सेविंग अकाउंट में डाल के हम फिर शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं? और पहले से उसका जो सेविंग अकाउंट है वो ऑलरेडी डीमैट अकाउंट से लिंक है, मतलब वो इंडिया में जो इनकम हुई थी वो उससे वो चल रहा है। तो क्या इस अमाउंट को भी उसमें डाल के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? चलिए, काफी अच्छा सवाल है गौरी। इसमें सवाल बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि एनआरआई बेटे के केस में आप बेसिकली सेविंग्स अकाउंट जो है उससे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एनआरई अकाउंट तो आपने खोल लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एनआरई अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करेंगे, एनआरई अकाउंट से सेविंग्स में ट्रांसफर करेंगे और सेविंग्स अकाउंट से आप अपनी शेयर ट्रेडिंग करेंगे। तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बेटे एनआरआई हैं, तो वो सेविंग्स अकाउंट इंडिया में होल्ड ही नहीं कर सकते। आपको एनआरओ अकाउंट खुलवाना होगा। दो तरह के अकाउंट होते हैं, एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट। तो जो आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है जिसमें आप इंडियन करेंसी को रखते हैं, उसके लिए आपको एनआरओ अकाउंट खुलवाना होगा और उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आपने पूछा कि इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। तो देखिए, जो एनआरओ अकाउंट होता है उसमें जो भी आपको इंटरेस्ट आता है वो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, और जो भी इनकम आपकी आ रही है इंडिया में, अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है या रिसीव हो रही है किसी भी एनआरआई को, वो सब की सब आपकी इंडिया में टैक्सेबल होती है। जो एनआरई अकाउंट है वो एग्जेम्प्ट होता है। उसमें अगर आपको कोई इंटरेस्ट भी आ रहा है एनआरई अकाउंट में, तो उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सुझाव है इस पे अमल करिए। अब सेविंग अकाउंट अब आपके बेटे जो है वो रख ही नहीं सकते हैं, उसको तब्दील करना होगा। चलिए गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और अगले शो में फिर से हाजिर होंगे नए सवाल के साथ, नए मुद्दों के साथ। लेकिन टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, एक बात मत भूलिएगा, जब भी आप सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर, हो सके तो एक मोबाइल नंबर या कोई वैकल्पिक अल्टरनेट नंबर हो वो भी उसमें डाल दीजिए, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। टैक्स फिलहाल नमस्कार, देखते रहिए सिंधु सी आवाज़।